मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। साल 2019 में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ये लाइनें संसद में कही थीं। आज जब देवेंद्र फडणवीस सीएम के लिए चुन लिए गए हैं, तब 5 साल पुरानी ये लाइन बिल्कुल सही साबित हो रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ लौट आए हैं। अब महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है, यानी कि चुनावी नतीजे सामने आने के पूरे 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय के इंतजार के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो गया है और मुख्यमंत्री को लेकर सभी अटकलें सही साबित होने के साथ ही एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की घोषणा कर दी है। वहीं इस घोषणा के बाद शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इस ऐलान के बाद एक सवाल भी उठ रहा है और इस पर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा भी हो रही है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसा फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाया? यहां पार्टी ने किसी नए चेहरे को मौका क्यों नहीं दिया? इन सभी सवालों पर अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा? आखिरकार आज इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हुआ। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार राज्यपाल राधाकृष्णन के पास पहुंचे और यहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम का पद टेक्निकल है, लेकिन वे तीनों यानी कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार मिलकर फैसला लेंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने सीएम पद के लिए मेरा नाम आगे बढ़ाया। मैंने एकनाथ शिंदे जी से गुजारिश की है कि वह सरकार का हिस्सा रहें। हमें उनके सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है। हम मिलकर सरकार चलाएंगे। लोगों से किए वादे पूरे किए जाएंगे। आगे फडणवीस ने कहा कि कल गुरुवार को शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके साथ ही वहां महायुति गठबंधन के तीनों दलों यानी कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें, इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कल शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार ने कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन किस तरफ जाएगा। हम राजनीति की अपेक्षा शासन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में सीएम पद का सस्पेंस तो खत्म हो गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा रहेंगे या नहीं, ये फिलहाल अब तक साफ नहीं हो पाया है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने शिंदे से सरकार में रहने की गुजारिश की है। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं फडणवीस को बधाई देता हूं। मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा या नहीं, इसके बारे में शाम को बताऊंगा। इस पर अजित पवार ने कहा कि मैं तो कल शपथ लेने वाला हूं, लेकिन शिंदे का फैसला क्या होगा ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब यहां सवाल ये उठता है कि देवेंद्र फडणवीस पार्टी की पहली पसंद क्यों बने? तो बता दें कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का उगते हुए सूरज की तरह हैं। फडणवीस की अगुवाई में ही भाजपा का महाराष्ट्र में 2014 में वनवास खत्म हुआ। देवेंद्र फडणवीस भाजपा के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वहीं देवेंद्र फडणवीस का सियासी सफर सीधे विधायक या सीएम पद से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि वो काफी कम उम्र में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य रहे हैं। MBVP के मेंबर रहते हुए पहली बार नगर निकाय में पार्षद बने थे। उसके ठीक 5 साल बाद नागपुर के मेयर बने थे। वहीं अब 5 दिसंबर की शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा, जहां फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले चर्चाएं थी कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस बार मराठा या ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है। देवेंद्र फडणवीस अगड़े वर्ग से आते हैं। विधानसभा चुनाव में भी महायुति को मराठा वर्ग ने जबरदस्त समर्थन दिया था। ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा जैसे फॉर्मूले को लागू क्यों नहीं किया? बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत के बाद सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान की जगह ओबीसी चेहरे मोहन यादव पर दांव खेला। वहीं राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजाय ब्राह्मण चेहरे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। हरियाणा में भी इसी साल विधानसभा चुनाव से ठीक 5 महीने पहले बीजेपी ने सीएम चेहरा बदला और मनोहर लाल खट्टर की जगह ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया था। बता दें, मध्य प्रदेश और हरियाणा में बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर्स हैं। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने ब्राह्मण समाज से
सीएम देकर सामान्य वर्ग को बड़ा संदेश दिया है। तो आइए समझते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही ताज मिलने के मायने क्या हैं। तो बता दें कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अनुभवी नेता माने जाते हैं। वो 6 बार के विधायक हैं। सरकार से लेकर संगठन तक में काम करने का अनुभव है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए नए चेहरे पर दांव खेलना मुश्किल साबित हो सकता था। क्षेत्रीय शत्रुओं को साधना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। फडणवीस ने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में न सिर्फ स्थापित किया है, बल्कि हर वर्ग और क्षेत्र में पैठ भी बनाई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने दूसरी बार अक्टूबर 2019 में सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि 3 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद 2022 से वे अब तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं। वहीं फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से 1999 से विधायक हैं। इस बार उन्होंने 6ठी बार चुनाव जीता है। इससे पहले वो नागपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। बता दें, देवेंद्र फडणवीस को 2019 के दरमियान असली राजनीतिक परीक्षा का सामना करना पड़ा। तब 2019 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जब राजनीतिक उलटफेर हुआ और उद्धव ठाकरे ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, तब फडणवीस मजबूती से डटे रहे और ये साबित करके सामने आए कि बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएम को लेकर उद्धव ठाकरे से ऐसा कोई वादा नहीं किया था। वहीं जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनाई तो देवेंद्र फडणवीस नेता विपक्ष की भूमिका में आए और कोरोना काल में अव्यवस्थाओं से लेकर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में उद्धव सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और राज्य में बीजेपी के सर्वमान्य नेता के तौर पर खुद को स्थापित करके दिखाया था, जिसके बाद कई मौकों पर उद्धव सरकार को बैकफुट पर भी देखा गया। तो वहीं 2022 में जब शिवसेना में टूट पड़ गई और एकनाथ शिंदे का गुट एनडीए का हिस्सा बना, तो कथित तौर पर फडणवीस का फोकस राज्य में सरकार बनाने पर रहा। उन्होंने खुद को पीछे रखा और राज्य में एनडीए सरकार बनाने के लिए विधायकों को एक सूत्र में बांधे रखा और आखिरी वक्त में बीजेपी हाईकमान ने फडणवीस को जब डिप्टी सीएम बनने के लिए कहा तो उन्होंने फैसला स्वीकार करने में ज्यादा देर नहीं लगाई और एकनाथ शिंदे के खुद डिप्टी सीएम बनकर राज्य सरकार का हिस्सा बन गए। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में 105 सीटें जीती थी, लेकिन जब 2022 में उलटफेर के बाद एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी कोटे से सिर्फ 10 मंत्री बनाए गए, जबकि 40 विधायकों वाली शिवसेना कोटे से 10 मंत्री बनाए गए थे। चूंकि देवेंद्र फडणवीस ही सरकार में बड़े चेहरे थे तो उन्होंने बीजेपी विधायकों को न सिर्फ साध कर रखा बल्कि सरकार चलाने में भी एकनाथ शिंदे के साथ खड़े रहे, जिसके बाद 2023 में भी देवेंद्र फडणवीस को एकजुटता बनाने में मशक्कत करनी पड़ी। जुलाई में जब अजित गुट 42 विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हुआ तो फडणवीस ने ही पावर शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला और अजित कोटे के 9 विधायकों को कैबिनेट में जगह दिलाई। खास बात यह रही कि बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट से किसी मंत्री की छुट्टी नहीं की गई, बल्कि अजित गुट को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा अपने 6 मंत्रालय छोड़े, जबकि शिंदे गुट ने भी 5 मंत्रालय छोड़े थे। तो वहीं कृषि, वित्त और सहकारिता जैसे बड़े मंत्रालय भी एनसीपी के पास चले गए थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और पार्टी 9 सीटें ही जीत सकी, जबकि 2019 में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव आ गए। सरकार ने जनता के मूड को भापा और अपनी रणनीति में बदलाव किया। राज्य सरकार लाडकी बहन जैसी गेम चेंजिंग योजनाएं लेकर आई और इसका फायदा 23 नवंबर को आए नतीजों में देखने को मिला। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने बड़ी चुनौतियां भी थी। बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने में क्षेत्र से लेकर जाति समीकरणों तक को ध्यान में रखा गया था और स्थानीय छत्रपों की नाराजगी भी दूर करनी थी। चुनाव से ठीक पहले मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण की मांग ने भी महायुति सरकार की टेंशन बढ़ा दी थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर देवेंद्र फडणवीस और महायुति नेताओं ने मिलकर समाधान निकाला। इसके साथ ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी स्थानीय स्तर पर ही सहमति बनी और मिलकर चुनावी मैदान में मुकाबले को एक तरफा बना दिया और महाराष्ट्र में अब तक किसी भी दल या गठबंधन को इतना बहुमत नहीं मिला जितना कि इस बार महायुति को मिला। 288 सीटों में से 230 सीटों पर महायुति को प्रचंड जीत मिली, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन सिर्फ 48 सीटों पर सिमट गया है। उधर महायुति में बीजेपी ने 132, शिवसेना शिंदे गुट ने 57 और एनसीपी अजित पवार गुट ने 41 सीटें जीती। वहीं महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूबीटी ने 20, कांग्रेस ने 16, एनसीपी एसपी ने 10 और सपा ने 2 सीटें जीती हैं और अन्य 10 सीटें छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई हैं, जिसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ ही अब कल महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहा है और कल देवेंद्र फडणवीस राज्य के बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही कल ये भी साफ हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा रहेंगे या फिर नहीं।
फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।